यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का एग्जाम यानी 22 फरवरी या फरवरी का एग्जाम अगर हम कहें तो अच्छा रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। जिन लोगों को लग रहा था क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कि एक पूल ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया जाता है किसी भी एग्जाम में, स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम में। जब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत। एक शिफ्ट में अगर आया तो वो रिपीटेडली दिखता है हमें। दूसरी एक बात, तो वो पूल ऑफ क्वेश्चंस या वो सेट ऑफ क्वेश्चंस से ही उठ करके क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा, जो कल हमने रिमझिम की बात की थी कल हिंदी वाले टॉपिक में, तो कई लोगों ने उसको पढ़ के गए, इंटरनेट से निकाल लिया होगा और उनको भी हेल्प मिली। ठीक है ना। मैथ्स वगैरह इजी आ रहा है। इसके अलावा पेडागोजी बस कॉन्सेप्चुअल आ रही है, इजी है, टू द पॉइंट है, सिलेबस से है ना। तो जिन लोगों के पास भी बैच है या ले सकते हैं, अगले अगर 5 दिन बाद पेपर है, 4 दिन बाद पेपर है, अगर आपको लगता है वो 29 क्लास 1.5 घंटे की 2 घंटे की आप देख सकते हैं तो एटलीस्ट उतना ही। उसमें हालांकि 111 जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड भी हैं, बट उनको अगर अवॉइड भी कर दें अभी के लिए तो आप पूरे तरह से क्या कर सकते हैं, 29 जो क्लासेस हैं उनको जो लाइव रही हैं और जो पीडीएफ्स हैं आपकी उनको आप पढ़ जाएं, आपको टेंशन नहीं है। ये एनालिसिस देख जाएं, जो 5-6 सेशन प्रैक्टिस के हैं मोर देन इनफ हो जाएगा। और इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती कि जो हम एनालिसिस में कर रहे हैं वो भी डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो निकाले हैं, बट वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हो सकता है अब आगे हम एनालिसिस ना करके एक आध सेशन में आपकी प्रैक्टिस का ले लूँ, और हो सकता है ना भी लूँ। और पीडीएफ जो मर्ज करने की बात थी, अगर आप अलग अलग भी पढ़ पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हो पाएगा तो कोशिश करेंगे कि दे भी दें एक, है ना। मैं इसलिए भी अभी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हूँ कि चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिसने अच्छे से बैचेस की क्लासेस को भी देखा है या ये एनालिसिस को भी देखा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। स्मार्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन इन लेट्स लर्न। चांदनी फिर पॉइंट नहीं है ना, फिर तो है ना भीड़ का ही हिस्सा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी ना। क्वालिटी तो दिखती है फिर अलग। चलिए देखते हैं, समझते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने भेजे हैं, बट अब आगे हो सकता है एनालिसिस ना ही करूं मैं, क्योंकि इतने सेशंस इनफ हैं। अब आप लैंग्वेज भी समझने लग गए हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़, मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं, कल के सेशन में बताना भूल गई थी, ये आज के सेशन में भी रिपीट हुई हैं। एक तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, है ना। इस पर मैंने एक पुराने टाइम पे एक वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पर भी, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये हमने डिस्कस भी किया है, अगर आपने सेशन देखा होगा, है ना। इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव आपको पता है एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव होता है ना। और ये क्योंकि बहुत जगह पीजीटी में, टीजीटी में, पीआरटी में सब जगह रिपीट हुआ है ये। और रूल टू एग्जाम्पल जाना आपका डिडक्टिव होता है, जैसे मैथ्स में हम यूज करते हैं। ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक जाना आपका क्या कहते हैं, डिडक्टिव होगा, क्योंकि रूल हमेशा जनरल होगा। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल या नोन टू अननोन जाते हैं आप, यहाँ अननोन वाली स्थिति बन जाती है। ठीक। दूसरी एक चीज जो हमने वो प्रैक्टिस सेशन किया था परसों, उसमें मैंने बताया भी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लैंग्वेज पे असर, या लैंग्वेज किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, संज्ञानात्मक विकास से, क्योंकि दिमाग से ही संबंधित है लैंग्वेज। और मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, चॉम्स्की की माने अगर हम या देखें तो लेफ्ट ब्रेन में, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए होता है, लैंग्वेज होती होगी कहीं। ठीक है। इसके अलावा वही बेसिक क्वेश्चंस एफएलएन रिपीट हुआ है, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं ऑफ कोर्स। चलते हैं, समझते हैं। एडोलेसेंस पे बेसिक सही क्वेश्चंस हैं, सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन है, पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन बोलते हैं, ताकि पेरेंट्स टच में रहें स्कूल के। और आरटीई के सेक्शन अलग से पढ़ जाइएगा, या फिर मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी सिर्फ और सिर्फ आरटीई के सेक्शंस की, है ना। क्योंकि सेक्शंस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पहले नहीं आया करते थे, अब आ रहे हैं। 38 सेक्शंस हैं। और आपका जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, 27 सेक्शन में बात हुई है, 21 में बात हुई है, इस तरह से वो एक बार सेक्शन आपको देख जाने हैं, समझ सॉरी। एक टॉपिक है मेगासेफेली। ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा बनने लगती हैं तो लार्ज ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये लार्ज हेड नहीं, लार्ज ब्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक है। ब्रेन सॉफ्टवेयर पार्ट होता है और हेड आपका हार्डवेयर, जिसको आप ऐसे टच कर सकते हैं, ब्रेन अंदर है। ठीक। सॉरी। एनईपी 2020 वही 5+3+3+4 हर एक जगह पे आ रहा है ना। बाल वाटिका अगेन उसकी एज वही कल जो हम बात कर रहे थे, 3 से 5 या 3 से 6 का ब्रैकेट आपको मिलेगा उसमें। ऑल फ्रॉम सिलेबस, थैंक यू सिस। चलिए, मेरी मेहनत सफल, चाहे वो कितना भी मुश्किल समय रहा हो, है ना। क्योंकि हमेशा ज्यादा करने की इच्छा रहती है, बट इस बार जितना भी अच्छे से किया वो काम आया आपको, मतलब कम में ज्यादा का फायदा मिला एक तरह से। स्टीफन हॉकिंस के बारे में अगेन एएलएस करके इनको एक डिजीज थी, ये मैंने फर्स्ट एनालिसिस में ही बता दिया था केवीएस के। ठीक है। और ये रिपीट हुआ है।
क्लियर है बात। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। आरटीई के सेक्शन पे क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड टर्म किसने दिया, टर्म नहीं बेसिकली किसने इसको अप्लाई किया इस तरह से था, तो जॉन डुई आंसर। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकलवाए हैं जो हमें करने हैं फटाफट से, ठीक है ना। सफल जैसे कुछ स्कीम्स हैं, अब स्कीम्स आप रटने मत बैठिएगा, जो जो मेजरली हमने डिस्कस कर ली हैं एनालिसिस में, जितनी भी जरूरी सी हैं, और एक दो देखिएगा। अनसीन पैसेज बाकी सब्जेक्ट का भी आपने बताया हुआ है, वो आप एक बार, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक बार नजर मार लीजिएगा, ठीक। और रीजनिंग वगैरह का बता दिया आपने। असर्शन और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, वो एआर वाले जो होते हैं, जो सीटेट में भी आते हैं। एनईपी 2020 आज फिर रिपीट किया। मॉरल डेवलपमेंट, बाल वाटिका, ईसीसीई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, हिडन करिकुलम है, मदर टंग लैंग्वेज रिलेटेड आर्टिकल, कल ही बात हुई थी जबकि इस पे आर्टिकल 350A की बात थी, है ना। तो जो कल वाला एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी क्या है, मेंटल डिसऑर्डर टाइप, डिसलेक्सिया, वर्किंग आवर 45 आवर्स, मनोदर्पण एनसीईआरटी में है इसका सेल। गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने इसको लागू किया है। दीक्षा ऐप की अगर हम बात करें तो दीक्षा ऐप भी जो है, हम कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे। एनईपी की निष्ठा ऐप है एक, जो टीचर्स प्रोफिशिएंसी के लिए है ना। इसके अलावा सफल एक प्रोग्राम है आपका, सफल बोले तो स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ये पूछा हुआ था कल परसों के पेपर में भी, और ये आज मुझे पता नहीं आया है कि नहीं, कि 6 किस क्लास के लिए नहीं होता, तो 6th क्लास के लिए नहीं होगा, मतलब ऐसे ऑप्शंस थे। तो 3, 5, 8 के लिए होता है, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए, है ना। इसको और थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। और लीडरशिप से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, वो ज्यादा नहीं, बेसिकली जितनी उनकी वेटेज है, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन है या 10 नंबर का है, तो उसमें से पूरा तो 10 नंबर का लीडरशिप नहीं है अकेले, तो वो एक चीज है। जैसे ये दीक्षा हो गया, तो दीक्षा की फुल फॉर्म हमें पता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एनसीईआरटी टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज करता है, ऐप है अपने आप में या एक पोर्टल है, ठीक। चलिए समझते हैं, जानते हैं चीजों को। एक और चीज के जो FLN को अचीव, ये कल भी आया था, ये क्वेश्चन आज भी आया है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जब हम बात कर रहे हैं, निपुण भारत में जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे बात हुई है कि एक बेसिक बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए और मैथमेटिकल चीजें, बेसिकली न्यूमरेसी आ जाए, उसको लिटरेसी आ जाए, साक्षरता और गणित की बेसिक ज्ञान, ठीक। तो ये क्लास 3 तक अचीव हो पाए, यानी क्लास 3 तक आते आते, कक्षा 3 तक आते आते, तो ये 3 साल से 9 साल तक है, जिसमें अगर हम बाल वाटिका की बात कर रहे हैं तो हमें पता है, या ECCE की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर की, तो वो 3 से 6 वर्ष हो जाएगी, या बाल वाटिका आंगनवाड़ी 3 से 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक। उसमें अगर हम बात करें ये कब तक अचीव करना है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कक्षा 3 तक बच्चा स्किल्ड बन जाए, वो कब तक अचीव करना है, तो एनईपी में जो मेंशन था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मेंशन था, वो था 2025 तक FLN हो जाना चाहिए अचीव, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को हम अचीव कर जाएं। लेकिन सेंटर ने इसको पुश करके 2026-27 कर दिया है। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, उनमें 2026-27 मिलेगा। ऑप्शन में अगर 26-27 है तो 26-27, नहीं तो 25 आप लगा सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टोटली डिपेंड करेगा केंद्रीय विद्यालय की ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस बनाए गए थे और उनसे आंसर क्या चाहिए। ऐसे पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी हैं 2-3, कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन सही लगेंगे, और सही भी हैं। तो वो डिपेंड करेगा। मैं अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव रहा है इतने सालों का, उसको लगा करके पेडागोजिकली कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी भी, कि ये कैसे इनके आंसर में प्रॉब्लम आ सकती है आंसर की वजह से, और कौन सा आंसर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है। क्योंकि एक पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का टाइप कौन सा है, अब इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं फिजिकल से स्टार्ट होती हैं चीजें, और वो भी बहुत जरूरी है, बाकी चीजें फिर हो नहीं पाएंगी। लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सोशियो इमोशनल होगा। हालांकि उसमें लिखा नहीं है स्कूल, तो ये रिस्की क्वेश्चन हो गया। अभी से हम इस पर कह नहीं सकते कि आंसर की क्या मानेगा बोर्ड, ठीक है ना। तो ये 2025 है, अगर सिर्फ एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा है, या ऑप्शन में 26 है ही नहीं तो 26-27 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक। तो इस तरह की भी चीजें हैं जो जनरली नॉर्मल इंसान नहीं देख पाएगा जब तक थोड़ा सा अनुभव या अवेयरनेस ना हो इस चीज के प्रति। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर क्लास एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, यानी एक अच्छा एनवायरमेंट, समृद्ध वातावरण जिसको हम कहते हैं। तो अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इक्विप्ड होनी चाहिए क्लासरूम, डिफरेंट कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए, सब सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो सहायक है और क्या है, सुरक्षित महसूस करे बच्चा, जहां पर चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, हर तरह से अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करे और उसको सपोर्टिव महसूस हो, वो कंड्यूसिव है। बहुत सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने पेडागोजी अगर मेरे सेशंस भी देखे हैं तो वो माइंडसेट आपका तैयार हो गया होगा अब तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एसेंशियल फैक्टर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेशंस देखते आए हैं लेट्स लर्न पे, मुझे लगता है पेपर देख के आपको डर लगने वाला है ना।
और अगर बैच में थे तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए थे इस बार। विच वन इज द इसेंशियल फैक्टर ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? इसेंशियल फैक्टर क्या है? अब इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका? डेवलपमेंट का। अभी एग्जैक्टली कैसे पूछा है बट ये कई लोगों से मैंने सुन लिया है। तो सोशियो इमोशनल मेरे अनुसार स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, घर पे तो बच्चे की बात नहीं हो रही ना, उसके घर के डेवलपमेंट की बात कम हो रही है, तो मुझे पूरी क्या है एक्सपेक्टेशन है या उम्मीद है इस चीज की कि इसका आंसर सोशियो इमोशनल ये लोग देंगे आंसर की में। होने को आंसर फिजिकल ग्रोथ भी हो सकता है, मेंटल जनरली अवॉइड करेंगे। तो सोशियो इमोशनल मेरी नजर में जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि बच्चा जो है, हम ये मान के नहीं चल रहे बाकी चीजें गड़बड़ाई ही हुई होंगी, या होंगी भी तो हम इंक्लूड कर लेंगे, बट सोशियो इमोशनल सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम इनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप मेरे अनुसार चलने की कोशिश करें या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। है रिस्क पे आंसर, पता नहीं है सही उत्तर क्या देंगे ये लोग। व्हाट्स द मीनिंग, क्योंकि ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, अब 60 में से 2-3-5 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे इस तरह के, तो फिर तो पेपर आउट वाली बात हो जाएगी ना, है ना। और उन सभी का धन्यवाद जो लोग क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं पेपर के बाद। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेगासेफेलो इन, या मेगासेफेली भी कहते हैं इसको, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ? तो ये लार्ज साइज ऑफ ब्रेन होगा, हेड नहीं ब्रेन, क्योंकि ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं जरूरत से ज्यादा, तो लार्ज साइज ऑफ ब्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज करेक्ट इफ डायरेक्टिव लीडर सेज इन स्कूल रेफरेंस? एक डायरेक्टिव लीडरशिप की बात हुई है, आई थिंक सिलेबस में डायरेक्टली इन्होंने नहीं दिया है, बट डायरेक्टिव लीडरशिप में क्या है, वो डायरेक्शन देगा अपने रूल्स को। जो लीडर है वो बेसिकली वो बताता है क्लियर डायरेक्शंस कि ये करना है। डायरेक्टिव का मतलब ये है कि सीधा डायरेक्शन दी जा रही है, सीधा ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये जो है आंसर डू व्हाट आई से यहां ज्यादा बेहतर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। ट्रांसफॉर्मेशनल आपकी अच्छी होती ही है, डेमोक्रेटिक होगा लीडर तो भी अच्छा है, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभिनव सो जाओ, लेकिन नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, दिमाग पेपर में ठीक से चलेगा, है ना। एक दिन सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भरोसा रखो, अगर आपने सेशंस देखे हैं, आप बैचेस में भी रहे हो या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आपने एनालिसिस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं करवाए हैं इस बार, लेकिन जो भी 6-7 सेशंस हैं उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। देखिएगा, करिकुलम इज एन एसेट या कुछ और लिखा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ बात हुई होगी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल होना चाहिए करिकुलम डिजाइन करते समय, ये एक बेसिक बात है। चाइल्ड सेंटर तो होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म इज रिलेटेड टू, ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था एनवायरमेंट, है ना। बिहेवियरिज्म स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे फोकस करता है, व्यवहारवाद। फ्रॉइड पे भी एक क्वेश्चन है आज। वाई स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज इंपॉर्टेंट, यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है भाई। एक तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान जब हम एसडीपी बनाते हैं तो 3 साल के करीब हम सोच करके चलते हैं, जिसमें से हम फिर एक साल करके ईयरली प्लान बना लेते हैं, वाईपी जिसको हम बोलते हैं। यूनिट प्लान में कुछ यूनिट्स होती हैं, और अगर हम लेसन प्लानिंग की बात करें तो वो डेली बेसिस पे की जाती है। ये बेसिक बातें हैं जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो इसका उत्तर होगा वो होगा हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे बेहतर जो है वो यही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रोहिबिशन, और यहां पे हम एक विजन लेके चलते हैं ऑल। प्रोहिबिशन और ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स इज इंक्लूडेड इन आरटीई 2009। आरटीई 2009 में जो स्कूल्स एफिलिएटेड नहीं है किसी भी संस्था से या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स नहीं है, उनको नहीं चलने दिया जाएगा। सेक्शन आपका 18 ये कहता है ना। एक बार ये सेक्शन का पीडीएफ में दे दूंगी पक्का, याद से आपको रात में ही, जिसमें 38 सेक्शंस हैं, या फिर आप खुद भी इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे तो आपको 38 सेक्शंस आरटीई के सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा इनको बार बार देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई खास तरीका है नहीं। एसएमसी की कल बात की थी, सेक्शन 27 में जिक्र है, ठीक, कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होने चाहिए। एक ट्यूशन पढ़ाना अलाउड नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था किसी एनालिसिस के सेशन में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस ऑफ अ स्टाफ। आपके यहाँ एक स्टाफ है स्कूल में, आप एक लीडर हैं, ये लीडरशिप का ही क्वेश्चन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेंटली उसको कोई दिक्कत है कि नहीं है। मूड स्विंग्स से, गर्लफ्रेंड थोड़ी है आपकी कि मूड स्विंग्स देखोगे, है ना, या फिर मतलब उतना क्लोज एनवायरमेंट में मूड स्विंग्स, या अथॉरिटेटिव एनवायरमेंट में जहां अगर आप एक हल्के से ऊपर हैं तो मूड स्विंग्स बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। अग्रेशन
ये भी देखो, ये नॉर्मल लोगों को भी होते हैं, ये तो मजाक से हट के वो गर्लफ्रेंड वाली बात छोड़ दें तो ये जरूरी नहीं मेंटल इलनेस ही है, किसी को मूड स्विंग्स अगर हो गए या अग्रेशन आ गया तो, है ना। लेकिन जो सबसे बेहतर यहाँ पे आंसर होगा वो होगा लोनलीनेस, जिसको हम दूसरी लोनलीनेस भी नहीं, अलोननेस या विड्रॉल कहते हैं इसको, कि आप सोशली इन्वॉल्व होना छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करना छोड़ देते हैं, है ना, सोशलाइज करना छोड़ देते हैं, विड्रॉल कहेंगे इसको, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, विड्रॉल। ये मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा कारण है कि आप अलग थलग, आप अलगाव में चले जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, आपका शादी में जाने का मन नहीं करता, आप जो काम करते थे वो काम करने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीजें, ठीक। एक जो क्वेश्चन था एडोलेसेंस की टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो एम्पैथाइज करने वाली बात होगी। वो दूसरा क्वेश्चन था जो कल हमारे सामने जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था, मैंने कल भी बताई थी ये चीज कि गर्ल एंड बॉयज करके कुछ एक अलग सेंटेंस बन रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए टीचर को, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑफ कोर्स यही है कि एम्पैथाइज करें आप उसके साथ, ठीक है ना। वो इमोशनल सपोर्ट में अपने आप में लागू होता है, लेकिन जो एक ही ऑप्शन अगर चूज करना हो तो लोनलीनेस यहाँ पे FLN अचीवमेंट ईयर या जो डेडलाइन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, जो निपुण भारत में इन्होंने बात की है, तो वो है 2025। अगर इस तरह के ऑप्शन है जहां 2026-27 का जिक्र ही नहीं है, 27 तो अकेला नहीं देगा, ये 26 ही देगा आपको या 25 देगा, ठीक, तो 25 ही है। फिर NEP के अकॉर्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मेंशन था, फिर बाद में इसको बढ़ा करके 26-27 बता दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बाल वाटिका वही आपका 3 से 5, 3 से 6 दोनों में से जो भी मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद, अब देखो ये वही उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जो अपने आप में जिनको क्या कहेंगे कि बीच में कहीं देखा जाएगा, या पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड, फैक्चुअल नहीं कहेंगे इनको हम। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में PRT में 134 एकदम करेक्ट आ रहे थे, इसकी वजह आप हो। रमेश ये तो आप लोग का प्यार है यार, है ना, मतलब मैं तो इस दौरान खुद इतने कॉन्फ्लिक्ट में रही हूँ मन के अंदर कि फैमिली या ये वाला एस्पेक्ट या ये वाला एस्पेक्ट, ऊपर से सिलेबस और टाइम इतना कम था, तो चीज़ें मतलब मन में आपके ये होता है एज अ टीचर कि यार पता नहीं क्या क्या करा दें और कितना ज़्यादा करा दें, है ना। बट जो भी काम हुआ वो क्वालिटेटिव हुआ और सिलेबस भी प्रॉपर टाइम पे खत्म हो गया था 8 तारीख को ही। लेकिन अब जब पेपर हुआ तो और दिल को तसल्ली है ये फीडबैक देख के। इंक्लूसिव एजुकेशन किससे एसोसिएटेड, अब इसमें देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही हैं। रूरल चिल्ड्रन भी आएंगे क्योंकि जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो सब आ जाएगा, दिव्यांग भी, माइनॉरिटीज भी। लेकिन इन सब में जो बेहतर या इंक्लूसिव आंसर होगा वो होगा मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, क्योंकि दिव्यांगजन अपने आप में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का हिस्सा हैं, या वो कोई भी वो लोग मार्जिनलाइज्ड या वंचित समूह में आते हैं। मैं हमेशा आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ जब भी क्वेश्चन किए होंगे, चाहे वो सीटेट का टाइम रहा हो। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो है जो हाशिए पे है, यानी किसी भी रूप में वंचित है, चाहे वो अपने दिव्यांगता के कारण है, अपनी गरीबी के कारण है, अपने रिमोट एरिया में रहने के कारण है, या वो जाति के आधार पर है, समाज के आधार पर है, किसी भी आधार पे। तो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा अगर आप चारों में देखेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बाकियों को इंक्लूड कर लेगा। लेकिन आप ये आंसर अपने रिस्क पे करेंगे। मेरे अनुसार आप मार्जिनलाइज्ड करें, मुझे लगता है, या मतलब जो प्रॉपर अगर कॉन्सेप्चुअल समझ देखें तो यही होना चाहिए। बट इनसे बहसबाजी कितनी ही करें हम, मतलब बोर्ड से या देखिए आज की तो आप लगा के तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ही आइएगा, मुझे लगता है वही सही होगा। नेक्स्ट है आजकल की क्लासरूम्स अकॉर्डिंग इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू, क्या डिफिकल्ट है टीचर्स के लिए? एकेडमिक सिलेबस कंप्लीट करना, बच्चों को प्लेग्राउंड में भेजना, चिल्ड्रंस अटेंशन शुड बी एंगेज्ड इन द क्लासरूम, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम सेल फोन्स। तो ये अटेंशन को एंगेज रखना ये अपने आप में डिफिकल्ट है आज के समय में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आर भर भर के। नेक्स्ट है इन टुडेज टाइम यू नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, यानी आज के समय में आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने की जरूरत है। अभी ये पता नहीं किस तरह से पूछा है, अभी हो सकता है आपकी भेजने में गलती रही हो जिन्होंने भेजा हो, है ना। लाइक शेयर आप लोग करना भूल जाते हो, वो भी करते रहा करो यार, ठीक। तो पेरेंट्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने की जो जिम्मेदारी अगर उस तरह से देखा जाए तो ये लीडर्स का होना चाहिए, नहीं तो आंसर इसका टीचर्स भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा क्या एग्जैक्ट वर्ड्स यूज हुए हैं पेपर में, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि कई बार आधे अधूरे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो भी, लेकिन अवगत कराने में आपसे कुछ ज्यादा तो है नहीं। स्कूल लीडर्स आर ऑफ विच टाइप, तो डेमोक्रेटिक भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल हो तो और अच्छा है, नहीं तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए लीडरशिप को, और पेरेंटिंग को अथॉरिटेटिव। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने उसको एडवोकेट किया या गिवन बाय, तो इन सब में हम देखेंगे तो जॉन डुई इज द राइट आंसर। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना। लैब स्कूल्स खोले इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर शिकागो में, है ना। और ट्राइपोलर एजुकेशन भी इन्होंने ही दी है। द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, क्यों? ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण।
तो ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण जब मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी तो सेरेब्रल पाल्सी बन जाएगा। हालांकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी ऐसा होता है, बट लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी अंग में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट कुड बी दी वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेसेस अमॉन्ग स्टाफ इन स्कूल। ये हम कर चुके हैं। आइसोलेशन जो है वो वार्निंग साइन हो सकता है। एक व्यक्ति यदि अलग थलग रहने लग जाए स्कूल में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो आपका स्कूल स्टाफ हो, दैट मीन्स कुछ तो मेंटल इलनेस का साइन एक तरह से है। व्हाट इज दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड इन साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। इनकी थियरी है, हमने बात की है। इसमें साइको एनालिसिस आ सकता है, साइकोसेक्सुअल थियरी आ सकता है, साइको डायनामिक थियरी आ सकता है। तीनों नाम जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के संप्रदाय के लिए ही है, स्कूल ऑफ थॉट के लिए ही यूज किए जाते हैं। वो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाला टॉपिक है उसमें ये आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कम्युनिटी एक्टिविटी। अच्छा, जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो तो बेहतर ऑप्शन यहाँ पे विलेज सर्वे होगा, क्योंकि कम्युनिटी डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो विलेज सर्वे में ज्यादा हो पाएगा बच्चों का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हम इसलिए बनाते हैं कि समय व्यर्थ ना हो, आपको पता हो क्या चीज कैसे करनी है, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो जाए। बिना प्लान किए आप नहीं जाते, तो टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी और या टू अचीव गोल्स, डिपेंड करेगा और क्या ऑप्शन हैं, बट इन सब में मुझे लगता है सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। एक लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के क्वेश्चन था। तो एज अ लीडर की जब भी या लीडरशिप की बात होगी, आप स्कूल हेड को ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक विजन आपके पास हो। जब आप स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी बना रहे होते हैं तो आप विजन को लेकर के चलते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं चीजें इनोवेटिवली। हाउ टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो मॉरल वैल्यूज कैसे इनकलकेट करें, नैतिक मूल्यों को कैसे लेकर के आए। तो आप अगर खुद का एग्जाम्पल सेट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो डिस्कशन के थ्रू। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप खुद का एग्जाम्पल सेट कर पाए। को करिकुलर एक्टिविटीज और ये सबसे नहीं चलेगा, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अब मतलब आप खुद तो जो है कह रहे हैं बच्चों को कि बड़ी इज्जत से पेश आओ अपने कॉलीग से, या झूठ मत बोलो। और आप ये वही वाली बात हो गई कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चे झूठ मत बोलो, और कोई घर पे आए तो कह दो कि मम्मी पापा आज नहीं है और मम्मी पापा अंदर बैठे हुए हैं। तो मॉरल वैल्यू कहाँ से इनकलकेट होगी। ठीक है ना, कल एग्जाम है और अभी बुखार है, दवाई ले लीजिए ललित जी। जीवन में मुश्किल फेजेस आते रहते हैं, बट अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आसानी से तो आपके दिमाग को फर्क भी ना पड़े। ठीक है ना। मेरा पेपर सबमिट नहीं हो रहा था फिर भी, लेकिन 145 आंसर अटेम्प्ट भी दिखा रहा है। अच्छा, ये भी इनकी लैब्स में प्रॉब्लम है कई जगह पे। देखिएगा, स्कूल एनुअल प्लान प्लेस द फॉलोइंग रूल्स। सिलेबस कैन बी प्रॉपर्ली कवर्ड, इजी टू सुपरवाइज, ऑल स्कूल एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डरली फैशन। हाँ, तो इन सब में यही बेहतर है। प्लान इसलिए तो बनाया जाता है ताकि सारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो सकें एक प्रॉपर फैशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसेंशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो सोशियो इमोशनल डायमेंशन यहाँ ज्यादा बेहतर है, ये रिपीट हुआ है। व्हाट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर स्कूल बी असेस ड्यूरिंग इंटरव्यू। यानी एक टीचर की कौन सी क्वालिटी को असेस किया जाना चाहिए एक इंटरव्यू लेते समय। यानी जब आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे मान लीजिए, तो आपके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी है ना, ये कई बार ऑन पेपर अलग हो जाता है, ऑफ पेपर अलग हो जाता है ग्राउंड रियलिटी में। तो पेशेंस, कम्युनिकेशन या सब्जेक्ट नॉलेज, ये 2-3 चीजें बहुत ही टॉप क्वालिटीज में आती हैं, और इन सब में यहाँ पेशेंस एंड परसेवरेंस जो है ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मान लीजिए आप में सब कुछ है, देखो 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं टीचर के लिए। एक आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा पेडागोजिकल नॉलेज, तीसरा आपका जो पेशेंस है, कम्युनिकेशन। वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ इन सब में पेशेंस बेटर ऑप्शन है। व्हाट इज द टारगेट टू बी अचीव्ड फॉर लिटरेसी इन एनसीएफ इन प्राइमरी क्लासेस। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का टारगेट है एफएलएन, जिसको बोल रहे हैं निपुण भारत मिशन के अंदर, कि ग्रेड 3 तक, कक्षा 3 तक जो है बच्चा पढ़ना लिखना और बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स सीख जाए। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ स्कूल ऑफ माई चिल्ड्रन। अच्छा, आपके स्कूल के बच्चों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट या क्रिएटिव। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्रिएटिव बेटर है डाइवर्जेंट से, क्योंकि जितने भी डाइवर्जेंट थिंकर्स हैं जरूरी नहीं है वो सब क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव मतलब कुछ नया सोच पाना, कन्वर्जेंट तो हट ही जाएगा। ठीक, लेकिन इन दोनों से बेहतर क्या हो जाएगा, यहाँ लेटरल थिंकिंग हो जाएगा। एडवर्ड डे बोनो ने दिया है इसको, हमने इस पर चर्चा की है, 1970s में दिया था। अगर आपने पुरानी भी क्लासेस, पुराने बैचेस भी लिए होंगे, या फिर यूट्यूब पे भी अगर आपने थोड़ी बहुत क्लासेस पुरानी अटेंड की होंगी या मैराथन वगैरह देखी होंगी, तो लेटरल थिंकिंग क्या होता है, बेसिकली आप क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लीक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना। तो इन सब को हिसाब से अगर देखें तो ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अगर लेटरल थिंकिंग नहीं होता तो हम क्रिएटिव के साथ चले जाते हैं। ठीक है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी डाइवर्जेंट थिंकर हैं वो सब क्रिएटिव ही होंगे।
आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो एंग्जाइटी कोई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वो होती है जो डेवलपमेंट के समय यानी 5 साल से 10 साल के बीच में पता लग जाए बच्चे की उम्र के, तो यहाँ पे ऑटिज्म इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, एक स्पाइनोफेलिया होता है कि बैक में बच्चे के एक बम्प जैसा होता है, इस तरह की कई सारी, आपका डाउन सिंड्रोम है जो जन्म से 5-10 साल के बीच में आपको पता लग जाती हैं प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव बिहेवियर, अब ये मुझे लग रहा है कि कुछ गलत क्वेश्चन लिख के भेज दिया है, फिर भी अगर कॉग्निटिव थिंकिंग से रिलेटेड बात होगी तो यहाँ लिटरल थिंकिंग ही ज्यादा बेटर होगी, बट ये क्वेश्चन इस तरह से बन नहीं सकता, मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि लिटरल थिंकिंग में आप ब्रेन का प्रयोग पूरी तरह से करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज में, कॉग्निटिव डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस का आप यूज करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेंटली इल चिल्ड्रन डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल काउंसलर्स इन स्कूल्स, तो ये मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक से है कि प्रोफेशनल काउंसलर्स होने के बावजूद क्यों बच्चे हेल्प नहीं ले पाते, तो ये स्टिग्मा है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैच में जब स्कूल मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। क्या है इसके अराउंड, स्टिग्मा है, एक टैबू है हमारे देश में कि या दुनिया में भी कई बार बन जाता है बहुत सारी जगहों पे कि हम सोचते हैं कि शरीर बीमार हो सकता है, दिमाग का बीमार होने का कोई अधिकार है नहीं, और पागल हो गया, इस तरह के शब्द हम यूज करने लगते हैं, तो ये स्टिग्मा है इसके अराउंड। इसलिए प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास कई व्यक्ति जो अफोर्ड भी कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी स्कूल को छोड़ दें तब भी नहीं जाते लोग, क्योंकि वो एक टैबू है या वो एक स्टिग्मा है इसके अराउंड कि इसको बड़ा खराब माना जाता है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है, नई जनरेशन थोड़ी समझदार हो रही है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्ट्रगल विद आइडेंटिटी इज द फैक्टर ऑफ, ये हमने जो मैराथन किया था ना अभी, उसमें से भी कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं, यानी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल, जिसमें मैंने बात की थी कि एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी फाउंड करना, एक कंसिस्टेंट सेल्फ, कौन सी अवस्था की बात है या किसने दिया है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की है, तो ये आपको पता है कि एक तो एडोलसेंट्स की प्रॉब्लम है कि आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, उनको कंसिस्टेंट सेल्फ नहीं मिल पाता कि मैं हूं कौन, मैं क्या करूंगा, है ना, तो ये क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसको हम कहते हैं किशोर 12 से 18 वाले, 11 से 18 अगर हम एनआईओएस की माने। एरिक्सन ने दिया है इस कॉन्सेप्ट को, एरिक एरिक्सन ने। ग्रोथ इज डिफाइंड एज, अब इससे आसान क्वेश्चन धरती पे है, लेकिन लोग क्या ज्ञान देंगे, अरे आसान क्वेश्चन आते ही नहीं है, और आप आसानी गलत करके आएंगे क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था कॉन्सेप्ट पे, मतलब सबका नहीं ना, सबको नहीं बोल रहे, बट जनरली लोगों का यही नजरिया रहता है, उनको लगता है कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करा दे वो खुश रहेंगे उसमें कि हाँ कुछ तो अलग लाए हैं गुरुजी आज, है ना, और वो कुछ काम का नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो, या 2 क्वेश्चन अगर मुश्किल आ ही गए तो उनका फायदा क्या हुआ, फिर 58 तो आप भूल गए, ये आपके काम के नहीं रहे। वो वाली पीडीएफ मैंने छाया नहीं दी, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुई हूँ इस चीज को देख करके कि आपका पेपर जो है, अगर किसी ने भी थोड़ी सी मेहनत से पढ़ाई की है या थोड़ा सा मल्टीपल रिविजन्स लिए हैं क्लासेस के, तो कोई दिक्कत नहीं है पेडागोजी वाले सेक्शन में। अब मैं थोड़ा अभी, हाँ बहुत बढ़िया रमेश, चलिए, ग्रोथ इज डिफाइंड एज, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज है ना, परमानेंट या इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज है, ऐसा नहीं है कि आज आपकी हाइट बढ़ गई तो कल कम हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट माना जाएगा, या बोथ होता है डेवलपमेंट, एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के विषय में, बट ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जिसको मापा जा सके, मेजर किया जा सके। तो इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसमें ये बाकी तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी, तो ए ऑप्शन यहाँ मच बेटर हो गया। अकॉर्डिंग टू दी न्यू एजुकेशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा यहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द न्यू डिजाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 534, जिसमें 3 का स्क्वायर है, यानी 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है जी, क्लियर है। इसको FPMS से भी याद रखना है, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी, ये 4 स्टेजेस हैं, और फाउंडेशनल को बांटा गया है 3 साल, जिसमें बाल वाटिका या आंगनवाड़ी है, ECCE वाला पीरियड 3 से 6 वर्ष, और कक्षा 1 और 2। आगे बढ़ेंगे, जिसको 5 साल इसी तरह से तो बने हैं ना ये। फिर आगे बढ़ेंगे हूँ, और पेपर में गलती से भी ये मत लगा देना कि शुरू के जो 5 साल हैं आपके FPMS वाले, कि इन 5 को 3 + 2 करके आप लगाए हो, वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये भी पूछा है, तो ये सैडलर कमीशन आया था, उसी के बेस पे ये बनाई गई थी। ठीक, अब ये नहीं बताइए GA में पूछ लिया या पेडागोजी में पूछ लिया। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज लॉजिक रिलेटेड टू, लॉजिक या तर्क जो है किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिविज्म से, बिहेवियरिज्म से, नेचुरलिज्म से या रियलिज्म से। अब देखो इन्होंने ये किस सेंस में पूछा है, टोटली इन पे डिपेंड करेगा, क्यों,
क्योंकि लॉजिक जो है वो आपका रियलिज्म में भी आता है, ये भी प्रूवन चीजें मानते हैं, बट मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो बेहतर जवाब यहाँ रहेगा वो कॉग्निटिविज्म रहेगा, क्योंकि तर्क जो है वो कहाँ से, रीजनिंग की अगर हम बात करें, अगर ये रीजनिंग लिखा होगा तो 100% आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म। लॉजिक लिखा है तो एक बार को रियलिज्म की तरफ सोच सकते हैं, तो वो लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है कि पूछा क्या है, ठीक। लेकिन कॉग्निटिविज्म ही आप लगा के आइएगा अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो। आगे बढ़ेंगे। वॉट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स मोर, ज्यादा क्या मोटिवेट करेगा। अच्छा, कल टीएलएम की भी फुल फॉर्म पूछी हुई थी और ये कई सेट्स में पूछी जा चुकी है, ये इतना इजी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपकी शिक्षण सहायक सामग्रियां, चाहे आप चार्ट लेके जाएं क्लास में, या चार्ट नहीं, ठीक है ना, चाहे आप 3D मॉडल्स लेके जाएं, चाहे आप ऑडियो विजुअल एड्स दिखाएं, वो सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर एक बार में पूरा आपका पेडागॉजी पढ़ाया हुआ रिवाइज करना हो तो क्या करना होगा, प्रदीप शर्मा कह रहे हैं। यार अगर आपने नोट्स नहीं बनाए बिल्कुल भी तो फिर आपको एक एक पीडीएफ बैच से उठा करके या सेशंस एक एक करके देखना पड़ेगा। मैंने सोचा था ये, मतलब कल तक भी मैं यही कह रही थी आपको कि कंबाइंड पीडीएफ, सारे ही पीडीएफ्स को मर्ज करके दे दूं, पता नहीं वो कितना बड़ा बनेगा, बट या तो कल आपको मिल जाएगा या तो फिर नहीं मिलेगा, यही मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इससे ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, AV 8 से ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। तो ऑडियो विजुअल से भी मोटिवेट हो सकते हैं, और आपका जो है ए ऑप्शन वो भी सही हो सकता है। ये किस तरह से पूछा है टोटली उस पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है ना। हालांकि मोटिवेशन के लिए यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग होती है वो ज्यादा बेटर होती है, बट एग्जैक्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है हमें ये भी नहीं पता, तो इसका कंप्लीट डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, टीएलएम मुझे याद आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी पूछा हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। दूसरा AV 8, ये मोटिवेट की जगह अगर इफेक्टिव करने के लिए लिखा होगा तो बी ऑप्शन, ज्यादा चांसेस है कि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स ही ज्यादा बेहतर उत्तर होगा, अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज है तो। फ्रॉम whom डू स्टूडेंट्स लर्न मोर, किससे ज्यादा सीखते हैं, तो ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, तो एक्सपेरिमेंट मेथड एज सच हम डायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, वो प्रोजेक्ट मेथड में ही आ जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्ट मेथड यहाँ ज्यादा बेहतर होगा, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जैसा कुछ दिया होगा, डिपेंड करेगा बाकी के 4 ऑप्शंस पे। बट जहां बच्चा एक्टिव दिखे आपको, या मोस्ट एक्टिव दिखे, ग्रुप में भी सीखेगा क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में, तो इसलिए भी ये बेहतर है। अब नॉर्मल बातें हैं, स्कूल का रोल क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है स्कूल, जो रिपीटेड और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि वो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। पेयरिंग ऑफ नेबर और नेबरिंग स्कूल के साथ क्यों जरूरी है, तो उसमें कई बार आपको बेहतर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी, या और भी चीजें होती हैं जिसलिए आपका नेबरिंग स्कूल के साथ कनेक्शन जरूरी है। कई बार कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करने पड़ सकते हैं, है ना। हाँ निकिता, CDP इजी होना और कॉन्सेप्चुअल होना दो आसपास की चीजें हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल लड्डू आ रहा है पेपर, लेकिन हाँ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने ध्यान से पेपर को समझा है, आप लैंग्वेज, जो बात मैंने कल भी कही थी, आपका कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरा आप पढ़ के लैंग्वेज समझ पाते हैं, तभी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इजी ही कहेंगे, इजी टू मॉडरेट, बट कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ है, लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो पेपर में दिक्कत होनी है। 5+3+3+4 ये हमें पता ही है ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, तो वही कि हम अचीव करना चाहते हैं, मैक्सिमम लर्निंग, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यही सब, ठीक। इसके अलावा स्कूल कम्युनिटी में भी एक मैथ्स बहुत इजी था, ये आप कह रहे थे, ये सब फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। 2, 3, 4, 5 हिंदी झिलमिल की बुक से ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे और टाइम टेबल से भर के क्वेश्चंस थे, तो प्लानिंग के काम आता है बेसिकली। और हर्बर्टिन जो अप्रोच है वो भी आपकी, वो तो लेसन प्लानिंग में काम आएगी। शिक्षक के साक्षात्कार की हम बात कर चुके हैं, ये धाराएं पढ़ लेनी है एक बार RTE की आपको। लीडरशिप से 2-3 क्वेश्चन, स्ट्रगल विद आइडेंटिटी ये हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये लार्ज हेड लार्ज ब्रेन वाला भी हम कर चुके हैं, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाला ये तो रिपीट ही हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड। आपके कल के पेपर एनालिसिस के बाद आई रेड हिंदी लेसन्स, दे हेल्प मी गेटिंग 4-5 मार्क्स, जो रिमझिम वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में NCERT इंपॉर्टेंट है, आपके पेड बैच की 29 क्लासेस में से ही सब आया है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही कह रहे हैं, और शायद मैंने तो आपको देखा भी नहीं होगा, नाम मुझे नाम पता है जिन्होंने लिखा है, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो जॉन डुई चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, हाँ ये तो ठीक ही है सारा कुछ। प्रॉब्लम इन मसल्स मूवमेंट, तो देखो सिर्फ मसल्स मूवमेंट लिखा है तो फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी साफ साफ है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसलिए कुछ हो रहा है, तो वो आपका वो हो जाएगा पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी। तो 2 अलग चीजें हैं। ये आपके नए वाले क्वेश्चंस हैं, थैंक यू सो मच। मॉडरेट था आज का एग्जाम, TLM से क्वेश्चंस था, NAP से, NCF से, है ना, पेडागोजी। चलिए ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक। और किसी का कोई सवाल हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं।
RTE वाला PDF मैं आपको दे दूंगी, जो एक कंप्लीट PDF है, या तो वो कल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अभी मैं अपनी तरफ से टेंशन फ्री हूँ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, 5-6 सेशन देखने, मैंने बहुत ज़्यादा इस बार प्रैक्टिस यूट्यूब पे हुई भी नहीं है, लेकिन जितनी हुई है वो क्वालिटेटिव है और सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे, ये पक्की बात है। आप जा करके देख लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से सेशंस। हो ठीक है, इसमें तो आवाज़ भी आती है भाई। देखिएगा, ये अगर हम यहाँ जाएं वीडियोज़ में और लाइव सेशंस में जाएं, अगर लाइव सेशंस में सॉरी, तो लेट्स लर्न पे जाएंगे आप। ये कल वाला एनालिसिस है, इसको आप देख लीजिए जरूर, और ये मैराथन सेशन जरूर देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कई सारे, 1.5 घंटे का है, और ये दोनों सेशन हो गए। इसके अलावा तीसरा जो आज वाला सेशन है, 4th सेशन है ये आपका, 13 और 14 का एनालिसिस कराया था, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो 3rd प्रैक्टिस सेशन है, 5th है ना, 5वां सेशन ये देखेंगे। 6th ये 12 फरवरी वाला एनालिसिस, 7th है ये प्रैक्टिस सेशन दूसरा, और 8th, तो ये 8 सेशन अगर आप यूट्यूब पे हैं सिर्फ, तो ये आप देख लें जरूर। ये प्रैक्टिस क्लास 1 और 2 जरूर ही देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपका कल का पेपर एनालिसिस भी जरूर देख लीजिए, और मैराथन। तो ये अगर कुछ भी नहीं तो 2 चीज देख लीजिए, एक कल का एनालिसिस और एक ये मैराथन परसों की। वैसे तो प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 सेशन जो है वो भी बहुत जरूरी हैं, बट ये दोनों भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हो सकता है आगे एनालिसिस में ना करूं, बट अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आप शेयर करेंगे पेपर से आकर के, तो उस केस में मैं PDF आपके लिए शेयर कर दिया करूंगी डेली टेलीग्राम पर। तो ये नंबर है, इस पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर मूड बना बीच में तो कर भी सकते हो, या सिचुएशंस रही थोड़ा सा फ्री में हो पाई जैसी चल रही हैं चीज़ें उनमें, तो मैं आपके साथ ये शेयर, लेकिन PDF तो डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। 9311775205, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। इसके अलावा अब मेरी एक और चीज़, जो मैंने कहा था आपको, एक मैराथन अगर मैं ले पाती हूँ तो 25 से पहले ही लूँगी, उसके बाद फिर लेने का कोई पॉइंट नहीं है। 2-3 ही पेपर बचेंगे उसके बाद भी। और दूसरा वो PDF जो बैच वालों को देनी है, जो एक कंपाइलेशन वाली, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी कर लीजिएगा। आगे भी हम पेडागोजी के लिए आपको बहुत सारी मदद मिल पाएगी। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे मैराथन सेशन वगैरह भी हैं जो आप देख सकते हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के समय पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यूट्यूब पे पर्टिकुलरली नहीं हो पाई चीज़ें, बट जितना हुआ है वो आपको डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। धन्यवाद, आप सबने इस चीज़ को समझा और एम्पैथी दिखाई थोड़ी सी। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। ऐसी कुछ फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकती है जिनको देख के घबराएंगे आप, घबराइएगा मत, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। देखो सारी फुल फॉर्म आपको पहले से याद होंगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म्स का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, सफल हो गया, दीक्षा हो गया, निष्ठा हो गया, FLN है, इसके अलावा आपका ये निपुण भारत है ना, और NEP की फुल फॉर्म हो गई। तो ये बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। उसके अलावा तो चल जाएंगी चीजें, 1-2 अगर क्वेश्चन इसके, क्योंकि इसके बाहर फिर एक आध ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। मनोदर्पण हो गया, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं। मतलब कल हो सकता है हम ना ही मिले, परसों मिलेंगे फिर, अगर प्रैक्टिस सेशन वो